हाय एवरीवन, माय सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 12 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई होप कि आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनको पढ़े होंगे और उसको एंजॉय भी किए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ से। मतलब एक कूलम्ब्स लॉ जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग फंडामेंटल वर्ड्स पढ़ रहे थे। चार्जेस क्या है, चार्जेस को रेस्ट में रखेंगे। फिलहाल तो अभी तो वो भी वही टॉपिक चला है, हम यहाँ पे भी चार्ज को रेस्ट में ही रखेंगे और एक डाइपोल बनाएंगे, वो भी रेस्ट में ही पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ ने एक लॉ दिया जिस तरह से ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि दो बॉडीज अगर मास एग्जिस्ट करते हैं तो उन पर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी तरीके से कूलम्ब्स ने भी एक लॉ दिया, लेकिन यहाँ पर जो लॉ था वो मास के लिए नहीं था, दो चार्ज बॉडीज के बीच था। अब ये दो चार्ज बॉडीज कैसे हो सकते थे? ये दो चार्ज बॉडी जो होते थे हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि देखा है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो वो जो फोर्स होंगे वही कूलम्ब्स ने बताया कि उसका मेजरमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। एक फार्मूला उन्होंने डिराइव करके हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। तो अब वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन होगा, अगर पॉजिटिव रिपल्सन होगा, नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग जो है आज निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ को पढ़ना पड़ेगा। तो कूलम्ब्स लॉ ने कुछ लॉ दिया, क्या कहा कि भाई इनका जो लॉ है किस पर बॉडी कर रहा है। इट स्टेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। हमने बताया भी कि दो चार्ज बॉडीज के बीच ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। बात क्लियर हुई? मतलब यहाँ मास का मतलब नहीं है, ये चार्ज का मतलब। अगर बॉडी के अंदर चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अगर बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन की बात नहीं की जाएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, जो डायरेक्शन है फोर्स का वो एक दूसरे की तरफ होगा, मतलब अपोजिट टू ईच अदर होगा। अपोजिट टू ईच अदर होने का मतलब है कि अगर एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं, चलिए समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हम दोनों लाइक चार्जेस को लेकर चलते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये दोनों फोर्स दोनों एक पास में ले जाएंगे तो इसका डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इस पॉजिटिव का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब इसका डायरेक्शन इधर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब कोई पहला जो है दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तब भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इन चार्जेस को एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने पॉजिटिव रखा, यहाँ पर हमने नेगेटिव रखा, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तब भी क्या हुआ, डायरेक्शन तो अपोजिट हुआ। तो ये हमारा जो सेकंड लॉ यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस आर अपोजिट इन टू ईच अदर व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड आर द सेम। मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर फोर्स लगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। दोनों का डायरेक्शन यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट, और ये देखो ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, मीन्स यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी 1 है और ये चार्ज बॉडी 2 है। तो अगर हम लगेंगे कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन वन दैट इज F1। अब ये क्या अकेले केवल एक चार्ज होता तो फोर्स उस पर लगता, नहीं लगता। भाई एक चार्ज रखा तो उसमें फोर्स कहां से लगेगा, नहीं लगेगा। तो दूसरा चार्ज उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो दूसरा चार्ज हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F12 फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू 2। फिर हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो F12 वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन किस साइड हो गया। फिर अगर हम इस पर देखेंगे कितना फोर्स लगा रहा है, किस पे लग रहा है फोर्स, दूसरे बॉडी में फोर्स लग रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करें F2 से। अब एक फोर्स क्या अकेले लग रहा है, क्या ये चार्ज केवल सेकंड चार्ज रख करके हम फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमको
दूसरे चार्ज की जरूरत होगी, तो जिसके कारण चार्ज लग रहा है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे F21। तो इसका डायरेक्शन भी होगा क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों फोर्स का हमने कहा कि वेरिएबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर द सेम, डायरेक्शन का अपोजिट है। अगर हम कहते हैं कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो फिर इक्वल होने का मतलब है कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो रहा है, डायरेक्शन में इक्वल नहीं हो रहा है। तो डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए हमको लिखना पड़ा वेरिएबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर द सेम, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब इस पे जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स इसमें लगाएगा। ध्यान रखिएगा, मन में क्वेश्चन है कि सर अगर ये ज्यादा चार्ज हो और ये कम चार्ज हो तो फोर्स अलग अलग नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण लग रहा है, और ए अगर ना हो तो ए के लिए भी फोर्स लगा नहीं सकता इस पर, मतलब दोनों का उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे, भले वो पहला चार्ज बहुत ज्यादा हो या दूसरा चार्ज बहुत ज्यादा हो, पहला चार्ज बहुत कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हम लोग इसके फार्मूले से भी इसको पढ़ेंगे। फिर देखते हैं, तो ये जो डायरेक्शन जो हमारे मैग्नीट्यूड इक्वल की बात का हो तो हम इसको लिखेंगे F12 F21। मैग्नीट्यूड दिखाना है इसको मॉड लगा देते हैं, क्योंकि वेक्टर है। मैग्नीट्यूड दिखाने का मतलब कि अगर नेगेटिव भी होगा तो हम पॉजिटिव कर लेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात ना करें, सिर्फ ऐसे लिखें F12, तो कंफर्म है कि दूसरा वाला क्या होगा F21। किसी एक को माइनस करेंगे, या लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12, मतलब किसी एक फोर्स को नेगेटिव। चलिए अच्छा, क्यों ऐसा मानते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर हमारा फोर्स का डायरेक्शन हमको इधर चाहिए, क्लास 11 आपने पढ़ा भी है, अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर चाहिए और वो जहाँ इधर है, हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, हमको चाहिए इधर, हम सोच इधर अपने दिमाग में इधर लगा रहे हैं और जहाँ उधर है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हमको चाहिए उधर और फोर्स इधर आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर के फोर्स जो है किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट जा सकता है, तो हम एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेंगे, F21 माइनस F12 के, F12 माइनस F21 के। अब चलिए कूलम्ब्स ने किस तरह के फॉर्मूले को डिराइव किया फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, और ध्यान रखिए एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का। तो आई थिंक आप लोग इसको बहुत मन लगा करके देखेंगे, बहुत ही मन लगा करके देखेंगे, और हम एक दिन इसके बारे में बताएंगे कि आप क्यों वीडियोज को आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते स्टार्ट करते हैं हमारा कूलम्ब्स लॉ का। वेट फॉर सेकेंड। कूलम्ब्स लॉ ने किस तरह के फार्मूला को डिराइव किया? जिस तरह से न्यूटन ने किया था उन्हीं से आप लोग याद कर सकते हैं, उसी मेथड से, कि वहां पे उन्होंने मास के लिए, न्यूटन ने मास के लिए दिया था कि अगर दो बॉडी के अंदर मास एग्जिस्ट, दो बॉडी अगर मास एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं था। हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स, अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें, मैग्नेटिक फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बात क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं। कूलम्ब्स ने क्या कहा कि अगर दो बॉडी, चार्ज बॉडी है, सॉरी हमने यहाँ पे चित्रा हुआ लिख दिया, सिर्फ यहाँ पर हमने लिखा क्यों, यहाँ पर भी हमने लिखा क्यों। आइदर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों में से कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, तो इनके बीच फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो डायरेक्शन होगा वो किसके लॉन्ग होगा, ये भी हम लोग जानते हुए चलते हैं। तो जो उनका डायरेक्शन होगा, इन्हीं के लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे तो जो फोर्स लगेगा या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, बट वो फोर्स जो होगा कभी इधर नहीं हो सकता। ठीक है, इन लाइन ज्वाइनिंग, जो अगर चार्जेस को अगर ज्वाइन किया गया है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसी लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में होगा, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, मतलब इसी के लॉन्ग होगा। दूसरा इसमें क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है। एक्शन एंड रिएक्शन, बात क्लियर, हमने बताया कि अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर, वो दोनों चल देंगे एक दूसरे दूर। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन हमने बताया था, क्लास 11 में पढ़ा था, 9 में पढ़ा था कि अगर हम किसी बॉडी फोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेंगे हम, जैसे ऐसे सपोज फोर्स लगाए
अब फोर्स लगाया तो क्या हुआ, हमको रिएक्शन मिला। तो ये फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पे भी वर्क करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो दोनों चार्जेस के एक्शन एंड रिएक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर हुई बात। और इनका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का इनके अलोंग ही होगा। अब चलिए हम एक वर्ड है परमिटिविटी, परमिटिविटी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें यूज है तो हम परमिटिविटी बिना इसको नहीं कर देंगे, बाद में कहेंगे परमिटिविटी क्या होता है, इसलिए पहले ही पढ़ लेते हैं परमिटिविटी क्या होता है। फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देखेंगे तो कुछ नहीं होता। अभी इसका हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे परमिटिविटी के बारे में जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। आगे चैप्टर में है कैपेसिटर या कंडेंसर जो है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम परमिटिविटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम टेंशन फ्री होकर, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। मतलब उसके बारे में फिर से बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे। तो आपको अगर नहीं भी याद हो रहा है तो अभी भी ये समझ लेते हैं, फिर वहां कहेंगे हमने पढ़ाया था पहले चैप्टर में, तो इसलिए आप पहले अभी इसको दिमाग में रखते हुए चलिए। तो हमारा जो परमिटिविटी होता है वो किसी भी मटेरियल अंदर चार्ज को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, चार्ज को स्ट्रेस में रख के पढ़ रहे हैं, तो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। कैपेसिटी यहां पे हमारा जो वर्ड होगा कैपेसिटी टू स्टोरिंग द एबिलिटी टू ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर द चार्जेस, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देते हैं द एबिलिटी of material to store charges in the form of electric field। अभी एक वर्ड बताएं, in the form of electric field। अभी इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, बहुत बताना है इसके बारे में, बहुत बार बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड परमिटिविटी। अगर आपको नहीं भी समझ आएगा तो एकदम टेंशन नहीं है, मुस्कुराते रहिएगा। इस कॉल्ड परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। मतलब किसी भी, हमने बताया कि हम लोग रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, चार्ज को रेस्ट में रख करके पढ़ेंगे, तो कहीं भी स्टोर करके पढ़ेंगे। तो दो तरीके से हम लोग एज ए चार्ज हम लोग बैटरी में स्टोर करते हैं। दूसरा हमारा एक वर्ड आ गया, हम लोग चार्ज को तो स्टोर करेंगे बट किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये हम कब पढ़ेंगे, कैपेसिटर। हमने कहा था कि कैपेसिटर में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अभी बस जानते रहिए कि अगर कोई डिवाइस, कोई मटेरियल किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहा है तो हमारा होगा, उसकी क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। क्लियर बात है। अब हम दूसरा वर्ड पढ़ेंगे, बस इतना भी जानते रहिए, अभी आप ज्यादा नहीं दिमाग रखना है। फिर दूसरा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या हो, वैक्यूम हो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में आपको क्या रखना होगा कि कोई मटेरियल ना हो और बिना किसी मटेरियल के चार्ज को क्या करे, वो स्टोर करके रखे। किस फॉर्म में रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में रखे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू, ध्यान रखना, इसको हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिए, जब भी फ्री स्पेस आएगा तो एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12 F/m करंट मीटर पर मीटर जो है। तो इस तरह से आप केवल एक रिव्यू ले लीजिए, इसके बारे में फिर से हम डिस्कस करेंगे। हम इसको केवल आपको एज ए नेम बता रहे हैं, हम इसको कम से कम आपको पूरे टॉपिक में 3 बार करेंगे जब इसकी टॉपिक स्टार्ट होगी तब। क्योंकि अभी हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े नहीं है, तो फिर हमको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो केवल एक वर्ड जानिए कि चार्ज को ऐसे जो हम बैटरी में स्टोर करते हैं उस तरह से स्टोर नहीं करना है, हमको किस फॉर्म में स्टोर करके रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखना है। चलिए हम लोग समझते हैं। अब हमारा क्या होता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जहां कुछ कोई मीडियम ना हो तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसकी वैल्यू 8.85 10 -12 होता है। अब हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है।
हम लोग कभी पढ़े थे रिलेटिव डेंसिटी, क्लास 9th में पढ़े थे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या था, पहले हम लोग डेंसिटी पढ़े थे, फिर डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़े थे। वो हमारा क्या था, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब जब भी हम कोई वर्ड रिलेटिव पढ़ेंगे, चाहे रिलेटिव थ्योरी ऑफ मास पढ़े थे हम लोग, वहां में हम किसी को कंपेयर किए थे, तो रिलेटिव डेंसिटी आप रिलेटिव जो है परमिटिविटी पढ़ेंगे, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो हम यहाँ पे पढ़े थे अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड जानते रहिए, हम इसको इतना बार बोलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द permittivity in the free space is called relative permittivity. It is represented by epsilon r. R means relative permittivity. It is the ratio of permittivity of a medium. कोई मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, या फिर वुडन ब्लॉक हो सकता है। दो चार्जेस के बीच हम लकड़ी रख देते हैं, फिर कुछ भी रख दें, तो उसमें जो चार्जेस स्टोर होता है, तो स्टोर किस फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। और हम लोग रेशियो निकालते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कभी कभी के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अगर हम कोई मीडियम रख लिए, अभी अब इसकी पूरी बात हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ बताया ही नहीं है, अभी केवल हम वर्ड लेकर के चल रहे हैं। अभी हमको बताने में बहुत आसानी होगी कि अगर हमारा कहीं कोई मीडियम है, दो चार्जेस के बीच हमने क्या रख दिया, मीडियम रख दिया। मीडियम क्या रखा भाई, पहले तो एयर तो है, एयर का जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले समझते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के बीच वुडन ब्लॉक रख दिए, क्लॉथ रख दिए, कोई फाइबर की चीज रख दिए, तो कोई ना कोई एक मीडियम आ जा रहा है। तो उस समय जो हम मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहेंगे, भाई उसमें कितने चार्ज स्टोर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट मतलब कोई, जब कुछ भी ना रहा हो, कोई मीडियम रहा ही ना हो, तो उस समय उसकी परमिटिविटी कितनी थी, उसमें चार्ज कितने स्टोर हो रहे थे। और जब कोई मीडियम आ गया तब उसमें चार्ज कितने स्टोर हो रहे थे, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम चाहें कि एप्सिलॉन m निकल जाए, एप्सिलॉन m न देकर के, क्योंकि हमें ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट कितनी है, ये दिया है। और अगर हमें ये दे दिया, रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया गया हो, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो 99% चांस रहेगा कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा। उसी का नाम हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से पढ़े हैं। तो चलिए समझते हैं, इसी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m। तो ये इधर जाएगा तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। हमने कहा कि एप्सिलॉन नॉट r को जो है रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू k। किसी अगर मीडियम को रख दिया जाए तो हमारा इसको नोट कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा नोट करिएगा, बाकी आपको इतनी बार पढ़ा जाएगा कि इसमें कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। थोड़ा सा फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाइए। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे जब कैपेसिटर पढ़ना होगा तब। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू k। हम यहाँ पे लगे हाथ बता देते हैं, जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर होता है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कहते हैं। 1 पॉइंट, ध्यान रखिए रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, एप्सिलॉन r की कोई यूनिट, क्योंकि एफ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो जो k की या एप्सिलॉन r की कोई यूनिट नहीं होती है, वो एयर के लिए k की वैल्यू k एयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.006, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर हो जाएगा लगभग। ध्यान रखिएगा अक्सर हम लोग नाम लेते हैं कि एयर या वैक्यूम के लिए, तो एयर या वैक्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम के वैक्यूम लिख दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है वैक्यूम के लिए है, और हम लोग मीडियम को भी वैक्यूम ले लिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कैंसिल आउट, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 1। अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। रिलेटिव परमिटिविटी तो क्योंकि हम लोग किसी से, जैसे अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इतनी बात आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, हमने जितनी चीजें बताई है इसको तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उसमें हम लोग कूलम्ब्स ने क्या कहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया। जिस तरह से न्यूटन ने दिया तो उस तरह से कूलम्ब्स ने भी दिया कि जो इनका फोर्स है, ध्यान रखिएगा न्यूटन लॉ में इसमें कोई डिफरेंस अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का जो फोर्स था वो केवल और केवल अट्रैक्शन था, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो चलिए समझते हैं जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच Q1 और Q2, अगर दो चार्जेस है Q1 और Q2, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F जो होगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक स्केलर होगा। लेकिन फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिखना पड़ेगा। मतलब क्योंकि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में अगर आपको मिल जा रहा है, उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं Q1 Q2, अभी उसको एकदम क्लियर समझते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, जैसे न्यूटन ने कहा वैसे इन्होंने भी कहा कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस r हो तो r के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब्स का जो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट था वो इस तरह के था। फिर दोनों को जो कंबाइंड किया गया, हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये सभी को पता है, तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर कर दिया गया। फिर बाय द हैबिट, परंपरागत, कि अगर हमारे पास कोई फोर्स आता है तो हम उसको प्रोपोर्शनल साइन हटा करके इक्वल देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k की जो वैल्यू थी वो ये रखी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने m लिखा हुआ है, आप बुक में देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। हम इसके बारे में बताएंगे क्यों हमने m लिखा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2, सॉरी ये तो k की वैल्यू हो गई। अब इस k की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखिए, ध्यान रखिए प्री डिफाइंड है, अब इसको इसकी वैल्यू भी पता होती है 9 × 10⁹। जिस तरह से वहां पे g की वैल्यू थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू समथिंग, तो उसी तरीके से यहाँ पे 1/4 पाई से नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होगी। तो हमारा k के स्थान पे हम लोग यहाँ रखेंगे, लेकिन सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब अगर कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम होगा, तब इसकी वैल्यू इतनी होगी। लेकिन जो k की वैल्यू होगी, अगर मीडियम में एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस ना हो, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m, या फिर इसी को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। क्लियर है? इस तरह से हम लोग k यहाँ पे जो है स्मॉल k की यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल k हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k हम लोग क्या जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r था, एप्सिलॉन r को ही हम लोग क्या लिखे थे, कैपिटल k। तो k हो गया। जब फ्री स्पेस मिलेगा, मोस्टली हम लोग पूरे न्यूमेरिकल पूरे बुक में एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ये मान भी चला हुआ है कि Q1 Q2 कहाँ पे रखे गए हैं, फ्री स्पेस में। तो अगर ऐसा हमको फ्री स्पेस में कहना होगा तो लिखना पड़ेगा कि वेयर Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस। तो हम लोग k इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या इसी m को सफिक्स में m है, छोटा से m है। अब इसी को अगर हम चाहें तो जो है चेंज करेंगे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब m को हमने क्या लिख दिया, k। अगर यही फिर से लिख देंगे फॉर फ्री स्पेस k इज इक्वल टू 1। फ्री स्पेस के लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं, k की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा।
हम एक ही बात को 10 बार इसलिए बता रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आओ। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सी बात समझ में नहीं आई। डेफिनेटली हम किसी एक वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हम ऐसा नहीं कि अब नेक्स्ट वीडियो आपने लिखा तो हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान हम 100% देंगे और उस पर हम एक अलग से वीडियो, जैसे आपको ढेर सारे अगर डाउट्स क्लियर निकल करके आ रहे हैं तो उसके लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसका नाम ही होगा डाउट सेशन ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज ये समझ में आया, ये हमारा एक सिंपल फोर्स आ गया जो कि कूलम्ब्स ने मैग्नीट्यूड में दिया था। ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये केवल किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे कहीं हमने डायरेक्शन नहीं लिखा है और डायरेक्शन न दिखाने के कारण तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स। लेकिन हमने बताया कि फोर्स में डायरेक्शन होता है और वो जो डायरेक्शन होता है किसी के अलॉन्ग होता है। लाइन जो ज्वाइन की जाती है उसी के अलॉन्ग होता है, चाहे Q1 के डायरेक्शन में हो और चाहे तो Q2 की डायरेक्शन में हो। तो चलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि वेक्टर पढ़ते चलेंगे तो फिर एक बार अगर हमको कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बनाना आ गया तो फिर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, हम उसके बाद रटा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं, कई तरीके समझेंगे। तो पहले एक सिंपल तरीका समझते हैं वेक्टर फॉर्म को। वेक्टर फॉर्म, अगर जो थोड़े से बायो के स्टूडेंट हो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई Q1 रखा हुआ है, इसका किसी पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R1। और ये दूसरा हमारा जो है इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2। क्लियर है। इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे A और B को, तो हमारा जो ये R1 पोजीशन वेक्टर रख रहा है, ये R2 पोजीशन वेक्टर रख रहा है, तो हमारा ये आएगा R12, 1 से 2 की तरफ। या हम अगर यहां से हम मेजर करें तो हो जाएगा R21। वो तो डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। R12 का डायरेक्शन इधर होगा तो R21 का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये बात क्लियर आई। ये हमारे हो गए पोजीशन वेक्टर्स। अब अगर यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है, Q2, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो हम लोग समझते हैं। और R12 की वैल्यू जो होगी वो होगी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। फिजिक्स में मैथ थोड़ा सा इंक्लूड रहता है, तो R21 को लिखेंगे तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर A, दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्लियर है बात समझ में। तो अगर हम निकालना चाहें कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, इट मे बी रिपल्सन, इट मे बी अट्रैक्शन, आई डोंट नो, क्योंकि हमने कहीं भी Q1 Q2 को नेचर नहीं शो किया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इन द वेक्टर फॉर्म, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के लगा रहे हैं। घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि अगर दो चार्जेस के बीच कोई मीडियम होगा जिसका कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा तो उसके की वैल्यू हमको यहाँ पे डेफिनेटली रखना होगा। फिर Q1 Q2, अब हमारा R² होता है तो R² नहीं लिखेंगे, हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर दिखाना है R12, क्योंकि 1 2 निकाले R12 अपॉन R12 का होल क्यूब। अभी आप यहां देखिए हमने R12 तो यहां पे लगाया है। अब R12 को, एक मिनट, हमने यहां पे सॉरी यहां पर जो है R12 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R लिखेंगे। R केवल हमने क्या किया कि फोर्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए किसी यूनिट वेक्टर से, अगर हम ध्यान रखिएगा, अब बहुत सिंपल, बायो के स्टूडेंट भी समझते, मैथ वाले तो समझ ही लेंगे, आप समझ ही रहे होंगे। बायो के स्टूडेंट बस इतना समझे कि अगर किसी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना है तो कैसे देंगे।
तो किसी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना है तो उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, और मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है ही। अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पूरी मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन भी हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा जो आर कैप है ये हमारा यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन को शो करने के लिए। अगर हम लोग देखें तो आर कैप की जो वैल्यू होती है R12 कैप, तो R12 कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R, मॉड ऑफ R12। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं इसको F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम बार बार करें, मुझे लग रहा है कि हाँ आपको डाउट होगा, तो समझ चलिए कि अगर ये तो पूरा हमने एज इट इज फार्मूला लिख दिया, लेकिन हम इसको यहाँ पे एक वेक्टर लगा दिए, तो वेक्टर को लगाने के लिए मुझे कोई एक ऐसा वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्केलर में जो कि उसको वेक्टर कर दे, क्योंकि किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ किया जाता है तो वेक्टर बन जाता है। तो हमने एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन वो डायरेक्शन रख रहा हो, तो हमने आर कैप का मल्टीप्लाई कर दिया और आर कैप की वैल्यू होती है R12 अपॉन मॉड ऑफ R, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर कैप की वैल्यू रख देंगे तो Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R। वेक्टर R हमको डायरेक्शन दे रहा है और ये हमारा हो गया फोर्स। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, R12 की वैल्यू रख देते हैं। R12 की वैल्यू कितनी होगी, R2 माइनस R1, तो हमारा हो जाएगा F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 अपॉन R12 सॉरी R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे ऊपर। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक अब आज जो है अब हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म होने के बाद आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे और भी आगे टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस।